जय हिंद साथियों, आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हल करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1998, 1990, 2000, 2005। इसमें जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, सन 2000। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। सन 2000 में एक नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो बिहार से अलग हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। तो इस तरह से देखेंगे झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ऑप्शन सी। अगर बात करें हम झारखंड की राजधानी का, तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची होगा, जबकि यहाँ के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। ऑप्शन हो जाएगा 50, 52, 45 और 55। तो जो सही विकल्प होगा वो 52 सेकेंड। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना होगा? तो 52 सेकेंड। अगर बात करें हम राष्ट्रगान को, तो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से ये बांग्ला में रचित था। जो जनगण मन गीत है वो राष्ट्रगान कहलाता है। ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। अगर हम राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगीत तो वो वंदे मातरम है। कौन है? तो वंदे मातरम। और वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम ये क्या है? ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन है 15, 13, 12, 10। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी। ऑप्शन ए, कुल महिला सदस्य 15। कितनी थी? 15 सदस्य थी, जिसमें प्रमुख रूप से विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख थी। अगर देखा जाए नेहरू कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला मंत्री वो राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर जो नेहरू कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला थी, और इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय जो प्रथम नेहरू कैबिनेट था, उसमें एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर शामिल थी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले। तो ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, जिसका स्थापना उन्होंने 1828 में किया था, ब्रह्म समाज का। इसके अलावा 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज ब्रह्म समाज की स्थापना। बाद में चल के ये ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। बाद में ये ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। एक का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया, जिसको आदि ब्रह्म समाज बोलते हैं। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। और दूसरा जो था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज। ये किसके नेतृत्व में इसका गठन हुआ था? तो केशव चंद्र सेन के। जबकि आदि ब्रह्म समाज इसका देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56, 1899, 1831, 1817। तो जो संथाल विद्रोह था, ये आदिवासी विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे अधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे हूल विद्रोह भी बोलते हैं। इसे संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह या हूल आंदोलन
हूल विद्रोह के उपनाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह भागलपुर से लेकर राजमहल जिले तक केंद्रित था, जिसे दामन ए कोह बोला जाता है। अर्थात भागलपुर से लेकर जो राजमहल तक का क्षेत्र है उसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था। किसके? तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। सिद्धू एवं कान्हू, चांद भैरव सिद्धू एवं कान्हू, 4 भाई थे ये, इनके नेतृत्व में लड़ा गया था। और ये जो संथाल विद्रोह था ये 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन ए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हो जाएगा संथाल विद्रोह। 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सही उत्तर होगा संथाल विद्रोह। अगर हम बात करें मुंडा विद्रोह की, तो यह 1895 से लेके 1900 तक चला था। इसके जो नायक थे, इसके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। कौन? तो बिरसा मुंडा का जन्म रांची में हुआ था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या सरदारी विद्रोह भी बोलते हैं। उलगुलान विद्रोह या सरदारी विद्रोह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह उपमा किसे प्रदान किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह उपमा किसे प्रदान की गई? रानी लक्ष्मीबाई को, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, बेगम हजरत महल को। अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ये झांसी क्षेत्र का 1857 की क्रांति के दौरान झांसी क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान की थी, जबकि नाना साहब कानपुर का नेतृत्व प्रदान किए थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल अवध क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान की थी। अवध क्षेत्र, जिसे वर्तमान में लखनऊ क्षेत्र बोलते हैं। अवध क्षेत्र लखनऊ का जो आसपास का क्षेत्र है अवध क्षेत्र कहलाता है। तो बेगम हजरत महल अवध क्षेत्र से संबंधित है, नाना साहब कानपुर और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है। इसी प्रकार अन्य की बात करें, इसमें बहादुर शाह द्वितीय जो दिल्ली का नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली को नेतृत्व प्रदान किए थे। और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने, फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने। अगर बात करें हम वीर कुंवर सिंह की बात करें तो उनको बिहार का सिंह उपमा प्रदान किया गया था। बिहार में दानापुर, आरा, पटना, गया, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र है 1857 की क्रांति के दौरान। शाहाबाद में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व का विद्रोह किया। कुंवर सिंह विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर आजमगढ़, रीवा, बांदा, लखनऊ, मिर्जापुर तब क्या किया था? विद्रोह का झंडा इन्होंने फहराया था। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। 1858 का इनकी मृत्यु हो गया। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा था। यानी कि इनके मृत्यु के बाद कौन संघर्ष को जारी रखा? तो अमर सिंह जो इनके भाई थे। इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा वो वीर कुंवर सिंह, बिहार का सिंह उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी? 26 अक्टूबर 1946, 26 नवंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था पंडित नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग शामिल होने से मना कर दिया था। बाद में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को नेहरू कैबिनेट में शामिल होता है। यानी जो ऑप्शन ए होगा 26 अक्टूबर 1946 वो सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी
और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अर्थात ऑप्शन ए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी दौरान सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष इनको बाद में चुना गया था। और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो अंबेडकर ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प ए हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है बाजरा, गेहूं, धान, ज्वार। तो खरीफ की फसलों की बात करें, इसमें गेहूं जो है वो रबी की फसल है, जबकि बाजरा, धान और ज्वार ये खरीफ की फसल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर फसलों की बात करें तो खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ की फसल ये जून में बोया जाता है, जून में, और अक्टूबर महीने में इसको काट लिया जाता है। अर्थात इसको बोते समय अधिक तापमान की ज़रूरत होती है और काटते समय न्यूनतम टेम्परेचर की इसको ज़रूरत होती है। अगर देखें खरीफ की फसलों में तो धान, गन्ना, ज्वार और बाजरा प्रमुख हैं। इसी तरह अगर हम रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल तो ये नवंबर महीने में बोया जाता है, नवंबर और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है और इसको बोते समय कम तापमान की ज़रूरत होती है। बोते समय मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इसको काटते समय अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे अगर बात करें रबी फसलों में तो गेहूं, चना और तिलहन प्रमुख फसल है रबी की। और जायद फसल की बात करें तो ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां जो जायद फसल के अंतर्गत आती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ स्थित है? वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बिहार का एकमात्र अभयारण्य जो है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र अभयारण्य। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें हम, एमपी की, तो यहाँ कान्हा किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य और फासिल प्रमुख हैं। जबकि उड़ीसा की बात किया जाए, तो उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है उड़ीसा में। और असम की बात किया जाए, असम में काजीरंगा जो गैंडों के लिए फेमस है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए, और असम काजीरंगा गैंडे के लिए, जबकि मानस हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पठार के अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, मानसरोवर से। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मैकाल पठार के अमरकंटक से, ये सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए। जबकि अगर महाबलेश्वर की बात करें तो यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। जबकि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी। अगर हम मानसरोवर के राक्षस ताल की बात करें, तो यहाँ से सतलज नदी निकलती है। कौन? सतलज नदी निकलती है। अर्थात
मध्य प्रदेश के मैकाल पठार के अमरकंटक से नर्मदा नदी, और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी, और मानसरोवर राक्षसताल से सतलज नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगर उस उत्तर पूर्व मानसून की बात किया जाए, इसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ जो मानसून है उत्तर पूर्व मानसून को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून से नवंबर दिसंबर में कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। कहाँ? तो कोरोमंडल तट, ये हमारा तमिलनाडु के जो भाग है ये कोरोमंडल तट वाला आता है। तब यहाँ तमिलनाडु है, ये कोरोमंडल तट, जबकि इसको हम मालाबार तट बोलते हैं, इसको मालाबार तट, और ये हमारा कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पे बारिश कब होती है? नवंबर दिसंबर में, लौटते हुए मानसून से, यानी उत्तर पूर्व मानसून से होती है, उत्तर पूर्व मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। तो चिल्का झील उड़ीसा में, कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। जबकि राजस्थान में सांभर झील है। राजस्थान में कौन है? राजस्थान में सांभर झील। जबकि आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है, कोलेरू और पुलिकट झील, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार जो हमारा सही होगा चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। फूलों की घाटी उत्तराखंड के, ऑप्शन बी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है ये। जबकि हम शांत घाटी की अगर बात करें, शांत घाटी, साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी, ये कहाँ होगा? तो ये केरल में पड़ेगा, शांत घाटी केरल में, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, गंगा की सहायक नदी है नर्मदा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। तो गंगा की जो सहायक नदी है उसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी यमुना। यमुना के अलावा गोमती, रामगंगा, घाघरा प्रमुख है। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो यह मैकाल पठार के अमरकंटक से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है, और इसकी जो सहायक नदी है वो तवा, दूधी और कोनार है। नर्मदा की कौन है? तो तवा, दूधी और कोनार नर्मदा की सहायक नदी है। उसी प्रकार अगर हम गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें, तो गोदावरी में इंद्रावती, बेनगंगा, मंजीरा और वर्धा इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां हैं, मंजीरा और वर्धा। अर्थात गोदावरी के सहायक नदियों में इंद्रावती, बेनगंगा, मंजीरा और वर्धा प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। इसके अलावा, नर्मदा नदी के अलावा ताप्ती नदी, माही नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, कश्मीर में।
तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी ऑप्शन बी वैशाली। कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी वैशाली में। इसके अलावा हम देखें, अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें हम, फर्स्ट बौद्ध संगीति, तो ये राजगृह में हुआ था। राजगृह या गिरिब्रज में। कहाँ? तो राजगृह या गिरिब्रज में। और इसको हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु ने कराया था। कौन? अजातशत्रु ने, जो हर्यक वंश का शासक था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगिरी या गिरिब्रज में हुआ था और हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु के नेतृत्व में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। इसी प्रकार हम दूसरा बौद्ध संगीति की बात करें, जो प्रश्न में दिया हुआ है, दूसरा बौद्ध संगीति वो वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था और शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कराया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सुबुकामी ने किया था। कौन? तो सुबुकामी या सत्यकामी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसके अलावा हम तीसरा बौद्ध संगीति की अगर बात करें, तीसरे बौद्ध संगीति की, तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में तो किसने कराया था? तो मौर्य वंशी शासक अशोक ने कराया था। अशोक जो मौर्य वंश का शासक था। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें हम, चतुर्थ बौद्ध संगीति की फोर्थ, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में। और इसको किसने किया था? तो कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने कराया था। कनिष्क ने। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने? तो वसुमित्र ने। तो हम चारों याद रखेंगे कि प्रथम राजगृह में अजातशत्रु के नेतृत्व में, दूसरा वैशाली कालाशोक के नेतृत्व में, और तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के नेतृत्व में, चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर। तो बुलंद दरवाज़ा जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857, 1757, 1764, 1885। तो प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? तो ये कलायू और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और कलायू के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि राय दुर्लभ जो इसका सेना नायक था, राय दुर्लभ और मीर जाफर दोनों निष्क्रिय रहे थे। बाद में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इसके 7 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हम देखें तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इसके अलावा मीर कासिम तीनों मिलके अंग्रेज हेक्टर मुनरो से क्या करते हैं? भिड़ते हैं। अर्थात जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो प्रदान करता है और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1889, 1773, 1789, 1947 में। तो वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 1789, ऑप्शन सी 1789 में, लुई 16वें के शासनकाल में। लुई 16वां
लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति का देन है। किसका? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 16.6 मीटर, 19 मीटर, 25 मीटर, 21 मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 16.6 मीटर, यही सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी फोटॉन, वो सही होगा, क्योंकि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। जबकि अगर फोटॉन को हम देखें, फोटॉन परमाणु का हिस्सा नहीं है, यह अलग प्रकार का कण होता है जो क्या करता है? ऊर्जा के वाहक के रूप में कार्य करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इंसुलिन, इसमें जो सही विकल्प होगा वो डी हो जाएगा, प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। यह एक प्रोटीन आधारित हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन आधारित हार्मोन है। कभी कभी विकल्प में हार्मोन ही रहता है, तो हम इसको सही विकल्प ले लेंगे, प्रोटीन या हार्मोन। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन आधारित हार्मोन है जो कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। अग्नाशय में, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। लोहे में जंग लगने पर उसके भार का क्या होता है? एक ही रहता है, लंबे समय तक बढ़ता है, घटता है और फिर बढ़ता है, बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा, इसमें जो सही विकल्प होगा हमारा 24 का बी, लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन बी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, कूका आंदोलन भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इसमें जो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, अर्थात इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विधानसभा, जो संसद का अंग नहीं होता है। तो संसद के अंग 3 कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को, एससी को यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो प्रमुख रीटें हैं उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण जैसे प्रमुख रीटें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? ऑप्शन है रासायनिक क्रिया, नाभिकीय विखंडन, विकिरण, नाभिकीय संलयन। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। किसके कारण? नाभिकीय विखंडन के कारण। इसमें हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलने लगते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा प्रकाश एवं गर्मी के रूप में उत्पन्न होती है। जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं किस में चेंज होते हैं? हीलियम में, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन है जस्ता, क्रोमियम, तांबा और मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील, इसमें फेरम जो होता है अर्थात लोहा 82% होता है। इसके अलावा क्रोमियम और निकिल ऑप्शन बी ये 18% के करीब करीब होता है। और ये क्या करता है, ये जो क्रोमियम और निकेल जो मिलाया जाता है इससे जंगरोधी इसको बनाने के लिए, किसके लिए? जंगरोधी बनाने के लिए। जंगरोधी स्टेनलेस स्टील में क्यों मिलाया जाता है? जंगरोधी बनाने के लिए, क्रोमियम और निकेल के मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ऑप्शन है पोटेशियम डाई क्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प ए हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त जो फिल्टर पेपर का इसमें प्रयोग होता है। यह परीक्षण सांस में मौजूद एल्कोहल होता है उसकी मात्रा को क्या किया जाता है? इससे मापन किया जाता है कि सांस में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कर्क रेखा किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प बी हो जाएगा, बिहार। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन बी बिहार हो जाएगा। ये 0 डिग्री रेखा, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। और ये 23.5 ऊपर जो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या? कर्क रेखा। और इसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं? तो मकर रेखा बोलते हैं। तो पूछ रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? तो जो हमारा कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम पश्चिम से देखें तो सबसे पश्चिम में गुजरात, फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद देखेंगे तो मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के अलावा देखेंगे पूर्वोत्तर के 2 राज्य इसमें शामिल है। कौन कौन? तो त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? 2 राज्य जो शामिल हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो फिर एक बार बताते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर के 2 राज्य त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या है, ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है, ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, जबकि ये विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का, इसका जो भारत का जनसंख्या है वो 17.7% है, 17.7%। तो हम ऑप्शन ले लेंगे बी संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। तो जिसमें जो हमारा ऑप्शन होगा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ
मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य में, कहाँ? मेघालय राज्य में। इन पहाड़ियों का नाम इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो है, मासिनराम, मासिनराम, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिनराम। ये मासिनराम इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है जहाँ 1400 सेंटीमीटर से अधिक क्या होता है? वर्षा होती है। इसके अलावा चेरापूंजी भी यहीं पर स्थित है। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन है बिहार, बिहार, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो थोरियम उत्पादन में ऑप्शन हो जाएगा केरल। कौन अग्रणी है? तो केरल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? वर्तमान समय में निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की बात करें, इसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी। और बात करें मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें जो संविधान संशोधन हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 जनता दल का शासन सत्ता था उस समय, इसने संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में शामिल कर 300 क में इसे कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया या विधिक अधिकार बना दिया। और तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें? भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या है? वर्णन किया गया संविधान में। इसमें प्रमुख रूप से जो मौलिक अधिकार हैं वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और लास्ट संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रमुख हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के अलावा जो MLC होते हैं, MLC यानी कि विधान परिषद सदस्य, जिन्हें हम विधान परिषद सदस्य बोलते हैं, परिषद सदस्य, इनका भी चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन होता है। अगर हम MP की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MLA यानी कि विधायक की, तो इनका जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का। तो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? ऑप्शन ए केरल, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत जो है वो केरल की है। किसकी? तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत जो केरल की है, केरल की। इसके अलावा मिजोरम और गोवा की है। अगर न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत की बात करें, उसमें बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर राजस्थान तीसरे पायदान पे है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत केरल की, जबकि सबसे न्यूनतम जो है वो बिहार की है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।